आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी आनुवंशिकता और विकास। पिछली वीडियो में हमने मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी कि कैसे जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन की, विकास की। और दो ट्रेड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक होता है इनहेरिट ट्रेड्स, एक होते हैं एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब आनुवांशिक लक्षण जो कि जन्म से ही बच्चे के अंदर उसके माँ बाप के थ्रू उसे प्राप्त होते हैं, डीएनए के थ्रू, जीन्स के थ्रू, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हैं कि दो जो मैन हैं, दोनों के दो तरह के ईयर लोब्स हैं। जो पीछे वाले हैं उनका अटैच ईयर लोब है और दूसरा जो है जिन्होंने उंगली लगा रखी है वो फ्री लोब है, ईयर लोब है। तो ये उनको उनके पेरेंट्स से हेरिडिटी में मिले हैं, उनको वो चेंज नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते, उपार्जित नहीं कर सकते कहीं से भी। लेकिन साइड में जो गर्ल है वो अपने हेयर का स्टाइल, हेयर का कलर वो अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, तो वो उपार्जित लक्षण है। वो यहाँ पर जो उपार्जित लक्षण है वो हमें पेरेंट्स से नहीं मिलते, डीएनए से ट्रांसफ़र नहीं होते, वो हम अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंज लाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इवोल्यूशन होता है, विकास होता है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन होता क्या है। जब भी किसी नई प्रजाति का प्रोडक्शन होता है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो सीक्वेंस के अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं किसी स्पीसीज़ के अंदर, और वो काफ़ी समय के बाद वो एक नई स्पीसीज़ में बदल जाते हैं, जिसे हम इवोल्यूशन या विकास कहते हैं। उसके बाद आता है स्पेशिएशन, यानी जाति उद्भव। इससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ हैं, जैसे टाइगर है, इसकी जो स्पीसीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं और आगे आने वाले समय में अगर इनमें कुछ वेरिएशंस आती हैं, इनका कुछ विकास होता है, तो एक नई प्रजाति का जन्म होगा जिसको हम जाति उद्भव या स्पेशिएशन कहते हैं। उसके बाद आता है स्पीसीज़। स्पीसीज़ मतलब प्रजातियाँ। ये एक तरह की पॉपुलेशन होती है जिसमें सारे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं अलग अलग होते हैं, वो ग्रुप में एक पॉपुलेशन के रूप में रिसाइड करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और नए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका उत्पादन करते हैं। यानी टाइगर से जो कब्स उत्पन्न हुए वो एक स्पीसी है, वो उसी स्पीसी कैरी फॉरवर्ड होती रहती है और उनकी पॉपुलेशन है वो एक ग्रुप में, वो इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के रूप में सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस, विभिन्नताएं कैसे होती हैं, उसके लिए कौन कौन से कारण है। बहुत बार ये सीबीएसई पेपर में आया है कि क्या है, इसको आप एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस होता है नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन। अगर मैं नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि प्राकृतिक चयन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में प्ले कर रही हूँ, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 12 बीटल्स है, कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है। 12 बीटल्स रेड कलर के हैं और रेड कलर में से एक कहीं से बीटल इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर ग्रीन कलर का आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो यहाँ जो रेड बीटल्स हैं उनको कौवे पहचान लेंगे, उनका सर्वाइवल कम हो जाएगा क्योंकि कौवे खा जाएंगे उनको। लेकिन जब नेक्स्ट पीढ़ी में जाएंगे तो आप देख रहे हो कि ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रेड कम होते जा रहे हैं। तो ये प्राकृतिक चयन है, ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं ग्रीन और रेड, और एक नई जनरेशन लास्ट में देखोगे सारे के सारे ग्रीन हैं। तो जो कौवे हैं वो उनको देख नहीं पाएंगे, वो नेचर के अंदर अडॉप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन, कि किसी भी स्पीसीज़ के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होती हैं और वो नेचर में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरा केस होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बाई चांस वाला फैक्टर है यहाँ पर कि जीन्स की फ्रिक्वेंसी में जब चेंज आता है फ्रिक्वेंटली, जैसे सेकंड केस है जो एलिफेंट फुट वाला है वो बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जो रेड बीटल्स हैं 12 के 12, उनमें से एक नई प्रजाति आई ब्लू कलर की, फिर ब्लू और रेड ने इंटरब्रीड किया तो नेक्स्ट पॉपुलेशन में 3 बीटल हो गए, बाकी लाल हैं। एक दिन एक एलिफेंट के पैरों के नीचे सारी की सारी जो लाल रंग की प्रजाति है वो सारी की सारी एलिफेंट फुट के नीचे आ जाती है। तो ये एक्सीडेंटल फैक्टर हुआ यहाँ पे, तो जीन्स का ट्रांसफ़र नहीं हुआ यहाँ कि ये जेनेटिकल ड्रिफ्ट है। जीन प्रवाह हुए ग्रीन और ब्लू एंड रेड के अंदर, लेकिन एलिफेंट ने उन रेड की प्रजाति को ख़त्म कर दिया, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो सारी की सारी नीले रंग की होगी।
तो ये होता है जेनेटिकल ड्रिफ्ट। उसके बाद आता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब जो उपार्जित लक्षण होते हैं, जैसे इनका जो बीटल्स हैं इनका वेट रिड्यूस हो रहा है भूख की वजह से। जैसे थर्ड केस है, इसमें पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे आया कि जो 12 के 12 जो बीटल हैं वो सरवाइव करते रहे, नेक्स्ट पॉपुलेशन में भी आते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जिस पौधे के ऊपर वो रहते हैं उस पौधे में बीमारी हो जाती है, पादप रोग लग जाता है, तो वो पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं। तो पत्ते ही खाएंगे बीटल्स, तो पत्ते खाएंगे तो वो नहीं पत्ते उनको मिल पा रहे हैं, तो भूख के कारण उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। फिर क्या है, 2 जनरेशन बीतने के बाद क्या है कि उस पादप का रोग हट जाता है और वो दोबारा से अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसका विकास होना शुरू हो जाता है और वहाँ से उनको पत्ते मिलने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से उनकी प्रजाति है वो दोबारा बच जाती है स्टारवेशन से। जो भूख है, भूख के कारण उनकी प्रजाति के अंदर जो चेंज है, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, भूख के कारण है या हम अपना हेयर स्टाइल यूज़ करते हैं, सारे उपार्जित लक्षण होते हैं। तो ये 3 तरह की वेरिएशंस होती हैं पॉपुलेशन में। जब कभी भी विभिन्नता आती है तो 3 तरह की वेरिएशंस के कारण हम विभिन्नताएं अलग अलग प्रजातियों के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आता है बहुत बार ये क्वेश्चन कि उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षणों में अंतर बताएं। तो जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं उनको उपार्जित लक्षण कहते हैं, इनहेरिटेड को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो डीएनए में चेंज की वजह से नहीं होते, किसी भी तरह से किसी भी जीव की जो जर्म सेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिनमें डीएनए है और डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो सिर्फ आनुवंशिक लक्षणों में होता है, उपार्जित लक्षणों में नहीं होता। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इसका इनहेरिट ट्रेट्स का कि इसमें डीएनए के अंदर जो चेंजेस आते हैं वही चेंजेस नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं आनुवंशिक लक्षण। दूसरा पॉइंट उपार्जित लक्षण का कि ये आनुवंशिक नहीं हो सकते क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं फॉरवर्ड होते। जैसे अगर एक चूहे की पूंछ को काट दिया जाए और पहले वाली जो जनरेशन थे वो पूंछ वाले चूहे थे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आई पूंछ वाले हुए, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन जब प्रोडक्शन होता है, स्पीसीज होती है, तो अगर उसमें पूंछ काट दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि जो नेक्स्ट उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उनके बेबी होंगे, वो बिना पूंछ के चूहे होंगे। तो वो हेरिडिटरी है, चाहे आप एक जनरेशन में किसी भी तरह का चेंजेस अपनी बॉडी के साथ लाते हो तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स के ऊपर उस प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा जो आनुवंशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि यहाँ पे डीएनए में चेंजेस के कारण वो ऐसा होता है। उसके बाद थर्ड है, इसमें जो उपार्जित लक्षण है वो विकास का कारण नहीं हो सकते, उसमें किसी भी तरह का इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इनहेरिट ट्रेट्स हैं वहाँ पर लक्षण में अगर थोड़ा सा भी चेंज, जैसे बीटल है, बीटल के रेड बीटल्स के अंदर ब्लू बीटल्स आए तो जीन प्रवाह हुआ और जिसके कारण सारे के सारे बीटल्स नीले हुए, तो ये इवोल्यूशन है, विकास है, नई स्पीसीज़ का ग्रेजुअल चेंजेस जब आते हैं किसी स्पीसीज़ में तो वो इवोल्यूशन कहलाता है, विकास कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं उपार्जित लक्षण। जैसे ह्यूमन लाइफ के अंदर हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, तो वो अनुभव हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स के ऊपर होते हैं, ना कि इनहेरिट ट्रेट्स के ऊपर। दूसरा है, माना कि कलर है, आईज का ब्लू है, फादर से मिलता है, मदर से मिलता है, तो वो इनहेरिट ट्रेट्स है। या हेयर कलर है, या बच्चे की जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बताया था कि ईयर लोब्स हैं, या तो अटैच हैं या फ्री हैं। अगर आप अपने जो कान है, कान का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, आप अपनी मदर या फादर से मैच करें तो आपको पता लगेगा कि वो फ्री हैं, या जहाँ पे इयररिंग्स पहनते हैं वो लोब होता है। तो उस लोब के साथ अब अपनी माता या पिता से अगर कंपेयर करोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर जो ट्रेट्स हैं, लक्षण हैं, वो आपकी मदर से आए हैं या फादर से आए हैं। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, तो ये आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब होता है जातीय उद्भव। जातीय उद्भव हमेशा जीन्स के फ्लो के कारण होता है। माना कि 2 सब पॉपुलेशंस हैं, X1 और एक होती है लोकल पॉपुलेशन, लोकल लोग हैं, एक होता है अप्रवासी, प्रवासी आ जाते हैं, माइग्रेटरी होते हैं, जो बाहर दूसरी जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे आ जाते हैं। तो क्या होगा, जो माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे आते हैं, सीजनल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ऐसे ही माना कि एक बीटल है जो दूसरे एरिया में रहता है और बाय चांस कौवा उसको उठा के ले आता है, दूसरे लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स कर देता है। तो एट लास्ट क्या करेंगे, वो जनन करेंगे, आपस में इंटरब्रीड करेंगे, तो उनके जो जीन फ्लो होंगे वो एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन के भी जीन्स आ सकते हैं, लोकल के भी आ सकते हैं, दोनों चांसेस होते हैं रिप्रोडक्शन में। तो जीन फ्लो होंगे तो जो लोकल पॉपुलेशन उसमें वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जीन फ्लो होता है पॉपुलेशन के बीच में, जो
पार्टली हो सकता है, कम्प्लीटली उनको हम सेपरेटेड नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सेपरेटेड हुए हैं। कुछ जो बीटल्स हैं वो अपनी पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण वो नई पॉपुलेशन में जब एडजस्ट करते हैं तो एक वेरिएशन का कारण होते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिकल जो ड्रिफ्ट है, वो क्या एक रैंडम चेंज आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, जो जीन पेयरिंग होती है पॉपुलेशन के अंदर, वो एक ही जनरेशन में नहीं कई जनरेशन के बाद देखी जाती है। और इस तरह से हमें वेरिएशंस का है वो पता लगता है, जो पास ऑन होती है उनकी संतान के अंदर, और लंबे टाइम तक एक नए स्पीसीज़ की ओरिजिन में वो हेल्प करती है। तो इस तरह से एक जाति से दूसरी जाति का उद्भव है वो जेनेटिकल ड्रिफ्ट के द्वारा पॉसिबल है। जैसे इस फिगर के अंदर देख रहे हो, इसमें बहुत सारे सैंपल है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे तरह के बीटल्स हैं। तो छोटे छोटे, अगर एक पॉपुलेशन ए है, एक पॉपुलेशन बी है, तो आप देखोगे कि इसमें जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है, जब इनकी जो प्रोगेनी है, संतान है, वो भी एक जैसी है, कुछ येलो है तो ब्लैक हैं, कुछ मरून है तो येलो हैं, तो वो इसी में होंगे, इसी तरह की वैरायटी होंगे। लेकिन अगर इसमें माना कि ये जो ग्रे वाला है वो लाल के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वहाँ पर ग्रे और रेड दोनों तरह के बीटल होने के चांसेस हैं, और यही वेरिएशंस होती है किसी भी लोकल पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है कि जब भी कभी विकास होता है तो उसके हमें क्या प्रमाण मिलते हैं, एविडेंसेस क्या हैं। तो 3-4 तरह की एविडेंसेस हमें मिलते हैं। पहला है होमोलोगस ऑर्गन्स से हम पहचान कर सकते हैं, एनालॉगस से कर सकते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं या फॉसिल्स होते हैं। तो जो कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे 4 लिम्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, फ्रॉग का है, लिजर्ड का है, वे बर्ड्स के 4 लिम्स हैं, या जो 4 लिम्स है या आर्म्स हैं ह्यूमन बीइंग की, एक जैसे से लग रहे हैं स्ट्रक्चर में। उनका फंक्शन है वो अलग हो सकता है, कोई जंपिंग के लिए है, कोई हैंडलिंग के लिए है, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा लग रहा है सारा का, तो होमोलोगस ऑर्गन्स है। दूसरा आता है एनालॉगस ऑर्गन्स। बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स है, विंग का काम ही क्या होता है, फ्लाई करना, तो इनका फ्लाई है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, तो वो एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। ये फॉसिल्स है साथ में जो दिखा रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की, मतलब समजात लक्षण। समजात लक्षण का मतलब क्या होता है, जिनकी डिजाइनिंग कॉमन है लेकिन उनके फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन उनके फंक्शंस, उनके कार्य अलग अलग होंगे। जैसे अगर आप देखेंगे जो सारे 4 लिम्स हैं, मैन है, चीता है, वेल है, बैट है, इन सब के जितने भी 4 लिम्स हैं वो हड्डियां हैं इनके अंदर, ह्यूमरस है, रेडियोल्ना है, टार्सल है, मेटाटार्सल्स है, सभी के अंदर सेम दिखने में सेम है। और तो जो 4 लिम्स हैं वो उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग के जो 4 लिम्स है उसका काम होता है जंपिंग के लिए, बर्ड्स के 4 लिम्स का काम है फ्लाई करने के लिए, ह्यूमन बींग्स के जो 4 लिम्स है उसका काम है हैंडलिंग द टूल्स, पकड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़। तो इनके स्ट्रक्चर सेम डेवलप हो रखे हैं, सेम तरह के इसके अंदर टेट्रापोड जितने भी हैं उनके 4 लिम्स का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी जो अडेप्टेशंस उनकी नीड के हिसाब से वो अलग अलग है। तो इसको हम समजात ऑर्गन लक्षण, या इसको हम होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बात करें, समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे इनको। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस मतलब समरूप, रूप एक जैसा दिखता है लेकिन उनमें फंक्शन एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका जो डिज़ाइन है, उनके विंग्स ही हैं, जैसे बैट और बर्ड का, इनका डिज़ाइन अलग अलग होगा लेकिन इनका फंक्शन है कि सिर्फ फ्लाई करना है। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ एनालॉग्स ऑर्गन्स है, विंग्स ऑफ बर्ड, पक्षियों के जो पंख हैं, या जो बैट चमगादड़ है उसके जो पंख हैं, दोनों का मेन ही पर्पज़ एक है कि फ्लाई करना। और इसमें क्या है, सभी के अंदर 4 लिम्स बोन से बने होते हैं और ये फैदर से कवर्ड होते हैं। उसके बाद जो बैट के जो विंग्स होते हैं वो मोस्टली कंपोज होते हैं डिजिटल बोन से, और एक थिन मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है इसके स्ट्रक्चर पे, लेकिन फिर भी जो विंग्स होते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स में, दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का मेन कारण क्या है कि इनका स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है, सेम, और दिखने में भी ये सेम होते हैं, इसलिए इनको समरूप अंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है फॉसिल्स। फॉसिल मतलब जीवाश्म। जो जानवर या जो पौधे हैं जब मरने के बाद वो एक लेयर के बाद दूसरी लेयर पृथ्वी में दबते चले जाते हैं, और बाद में जब इनको ट्रेस किया जाता है तो उनको हम फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेथ होती है उसकी, तो उसकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं,
वो इन्वायरमेंट के अंदर रह जाते हैं, कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो जैसे एक डेड इंसेक्ट होता है, हॉट मड में उसको मिला तो वो डिकम्पोज नहीं हुआ क्विकली, क्योंकि मड बहुत ही हार्डन हो चुका था और उसके जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो मड के ऊपर इम्प्रेशन के तौर पे आ गए। और जब इनको प्रिजर्व किया गया ट्रेसेस को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे ट्री ट्रंक है, हमें पता चल जाता है कि डायनासोर थे, तो वो उनके जो फॉसिल्स हैं, अवशेष हैं, जो उनके जीवाश्म हैं, जो म्यूजियम्स में रखे जाते हैं, जैसे स्कल है, खोपड़ी है डायनासोर की, तो इनकी खोपड़ियों से पहचाना जाता है कि कितने साल पुराने हैं या कब इनका एग्जिस्टेंस था। तो ये जो फॉसिल्स हैं ये बताते हैं कि कोई भी प्रजाति है वो कब समाप्त हुई या उसका कारण क्या था। तो जैसे ट्री ट्रंक है कि कितने साल पुराना ट्रंक है, ये ट्री है, उसका जो भाग है वृक्ष का, तो वो कितने साल पुराना है, इनको हम अवशेष के रूप में देखते हैं। अब हमें पता लगाना है कितने साल पुराना फॉसिल है। इसके दो तरीके हम रिलेट करके इसको, एक है सबसे पहले रिलेटिव मेथड। रिलेटिव में क्या होता है कि जैसे हम अर्थ को, मिट्टी को डिग करते हैं, खोदते हैं, तो जैसे हमें जीवाश्म मिलने शुरू हो जाते हैं, तो जो जीवाश्म बिल्कुल मिट्टी के ऊपरी सरफेस पे मिलते हैं, इसका मतलब वो अभी अभी दबे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो रिसेंट है वो। और जो बिल्कुल ही नीचे डीपर लेयर में पाए जाते हैं, इसका मतलब वो बहुत पुराने हैं। तो ये हम रिलेट करके, रिलेटिव मेथड होता है डेटिंग फॉसिल्स का। दूसरा मेथड क्या होता है कि हम इनके डिफरेंट जो आइसोटॉप हैं, जो समस्थानिक हैं, उनको, उनकी रेशो से हम डिटेक्ट करते हैं ताकि वो किस तरह की फॉसिल मटेरियल से बने हुए हैं और कितने पुराने हैं। तो इस तरीके से हम उनकी एज है वो पता लगा सकते हैं कि कितने ओल्ड हैं, कितने पुराने हैं। ये डिफरेंट मेथड है। उसके बाद आता है कि जो विकास है वो एकदम नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रेजुअली चेंज आता रहता है किसी भी स्पीसीज़ के अंदर, और जब हजारों साल बाद जो वो चेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो एक नई स्पीसीज़ का स्पेशिएशन होता है, उद्भव होता है, विकास होता है। तो यहाँ पर विकास स्टेज बाय स्टेज है। जैसे जब आँखों का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो जो प्लेनेरिया नाम का जीव है, कृमि है, उसकी आँखें स्पॉट पाया गया उसकी बॉडी के ऊपर, ताकि वो स्पॉट था लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, और धीरे धीरे वो एक कंप्लीट ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के अंदर डेवलप होना शुरू हो गया हायर एनिमल्स के अंदर, जिसको हम आई कहते हैं। उसके बाद जैसे फैदर्स हैं, सबसे पहला जो फर्स्ट फैदर डेवलपमेंट है वो है डायनासोर्स के अंदर देखा गया। उसके बाद फैदर्स का काम क्या था कि वो कोल्ड से उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, और बाद में बर्ड्स में फ्लाइंग के पर्पज़ के लिए देखा गया कि बर्ड्स हैं वो फैदर का इस्तेमाल उड़ने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है कुछ कृत्रिम सिलेक्शंस भी होते हैं, चयन होते हैं, जिससे विकास होता है। जैसे एक गोभी आप मार्केट में देखते हो, बहुत सारे तरह की आपको गोभी दिखाई देती हैं, या सेब भी आपको डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ दिखाई देंगी। तो ये इंसान क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा इन चीज़ों का विकास कर देते हैं। तो सबसे पहले जो ह्यूमन के अंदर जो वाइल्ड कैबेज कल्टिवेट की गई थी, उगाई गई थी 2000 साल पहले, तो उसमें बहुत सारी, एक वाइल्ड कैबेज जो जंगली गोभी है, उससे बहुत सारी वेजिटेबल्स है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा प्रोड्यूस की गई। जैसे गोभी है, बाय सेलेक्टिंग शॉर्ट डिस्टेंस, लीफ के अंदर कम से कम दूरी का ध्यान रखकर सिलेक्ट किया गया। कॉलीफ्लावर है, तो ये जो गोभी है इसमें क्या था, स्टरलाइन फ्लावर्स हैं, उनको सेलेक्ट करके किया गया। केले नाम की गोभी है, तो उसमें लंबे लंबे पत्तों को सिलेक्ट किया गया। और खोल रबी है, तो उसमें स्वोलन स्टेम है, आप देखोगे राउंड राउंड स्टेम है, उसको सेलेक्ट करके किया गया। ब्रोकली है, उसमें फ्लावरी शेप है, वो फ्लावर की तरह लगती है ब्रोकली, तो उसको फ्लावरी ग्रोथ को ध्यान में रख के इसका सिलेक्शन किया गया और एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। अब है, कई बार हम क्या कंफ्यूज करते हैं कि जो इवोल्यूशन, जो विकास हो रहा है किसी चीज़ में, जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं हजारों करोड़ों साल बाद, हम उसको प्रोग्रेस समझ लेते हैं, लेकिन वो दोनों डिफरेंट हैं। इवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस नहीं है किसी भी की उन्नति हो रही है, जीवों के अंदर चेंज आ रहा है तो उन्नति हो रही है, नहीं, वो विकास है। उसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि बैक्टीरिया जैसे सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, और उसका जो बॉडी डिजाइन है वो सिंपल होने के लिए वो ये नहीं बताता कि वो बहुत ही वीक है किसी एंगल से। बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जो किसी भी हार्शेस्ट क्लाइमेट के अंदर, किसी भी वेदर के अंदर, चाहे वोल्केनो फट रही है, चाहे सल्फर के स्प्रिंग्स हैं, नाले बह रहे हैं तेजाब के, या बहुत हॉट इन्वायरमेंट है या बहुत कोल्ड है, हर चीज़ में वो सर्वाइव कर सकता है। तो बैक्टीरिया का जो इवोल्यूशन हुआ वो प्रोग्रेस नहीं है, वो उसके अंदर जो चेंजेस आए वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है यहाँ पर।
नेक्स्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुई। बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन को क्या बोला जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है। उसको बोलते हैं होमो सैपियंस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशंस में दिखाया गया कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो अफ्रीका में पाए गए, उनके जो चिन्ह हैं वो अफ्रीका में पाए गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट होगी नॉर्थ की तरफ, और वो सेटल होने लगे भूमध्य सागर के आसपास, मेडिटेरियन सी के आसपास, वहाँ सेटल होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे आइस मेल्ट होती रही, वाटर का लेवल बढ़ता रहा, बाढ़ आती रही, तो ह्यूमन वहाँ से भी माइग्रेट होना शुरू हो गए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उस एरिया से। तो एक जो ग्रुप था वो वेस्टर्न एशिया की तरफ गया, एक फिर उसके बाद इंडियन पेनिनसुला में गए, फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। फिर जो एक ग्रुप था जो इंडियन पेनिनसुला से माइग्रेट होके चाइना की तरफ मुड़ गए, फिर चाइना से सीधा नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो जो नॉर्थ अमेरिका से थे वो ह्यूमन माइग्रेट हो गए साउथ अफ्रीका अमेरिका के अंदर, और फिर भूमध्य सागर में जो लोग रुके थे वो सेकेंड ब्रांच, उनका एक ग्रुप माइग्रेट हो गया यूरोप की तरफ। इस तरह पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन का विकास, ह्यूमन की जो इवोल्यूशन है वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं वो अलग अलग एरिया के अंदर माइग्रेट हो गई। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।